हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजीव जीएस एकेडमी। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी की जो बुक है पॉलिटी का जो चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि विविधता और भेदभाव, उस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। ये आपके यूपीएससी के या सिविल के किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और यदि आप पैड पीडीएफ नोट्स एनसीईआरटी के चाहते हो, तो आप 73 55 94 13 12 नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे जाके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और आप पैड पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग शुरुआत करते हैं नए चैप्टर के साथ। चैप्टर है विविधता और भेदभाव, यानी कि डाइवर्सिटी एंड डिक्रिमिनेशन। इसकी शुरुआत करते हैं, अच्छे से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे, जानेंगे कि विविधता क्या है और भेदभाव क्या है। इस पे हम लोग शुरुआत करेंगे, एकदम अच्छे से कवर करेंगे। आप लोग इस फिगर के माध्यम से, यानी कि इस आकृति, यानी कि इस मानचित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि ये जो फिगर है, जो ये आकृति है, ये भारत के लिए विविधता को दर्शाता है। जैसे कि कई जगह पे विविधता, यानी कि एक ही जगह पे कई प्रकार के पहनावे दिखाए गए हैं चित्र के माध्यम से। चलिए जानेंगे हम लोग सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट इंडिया, यानी कि भारत के बारे में कुछ रोचक तत्व, जो कि आपके किसी भी वनडे एग्जाम हो, चाहे सिविल का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, कोई भी एनी एग्जाम हो, एनी अदर एग्जाम, किसी भी एग्जाम में जो जीएस का पोर्शन आता है पॉलिटी के चैप्टर से, उसमें जो विविधता से क्वेश्चन आता है, जो प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, उसमें आपको मेजर क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व के प्रमुख कितने धर्म हैं? 8। विश्व के प्रमुख जो धर्म है 8, यानी कि सभी कहाँ निवास करते हैं? भारत। ये एक विविधता को दर्शाता है, क्योंकि विविधता का मतलब तो यही हुआ ना कि भिन्न भिन्न चीज़ें एक ही जगह पे, एक ही देश में संरक्षित हों या पाई जाएं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? विविधता। और भारत एक ऐसा देश है, यानी कि विश्व में बहुत सी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, लेकिन विश्व में जो कुल भाषाएं बोली जाती हैं, वो बोली जाती हैं 1600 भाषाएं। और जो नृत्य चलते हैं पूरे, यानी कि 100 डांस फॉर्म, यानी कि 100 नृत्य रूप भी चलते हैं। ये देखिए दिखाया गया है, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग जगह से चलता है। जैसे कि कुचिपुड़ी अलग हो गया, इसी तरीके से कथक अलग 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 राज्य में चलता है। कुचिपुड़ी हो गया गुजरात में गुजरात के हिसाब से चलता है। इस तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नृत्य भी चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं दृष्टिकोण, राय में अंतर, पोशाक देखना, यानी कि जो पहनावा होता है वो भी आप लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि आप गुजरात में जाते हैं तो वहाँ गुजराती पहनावा मिलेगा, यदि आप राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान का कल्चर देखने को मिलेगा। उसी तरीके से जो बात करना, यानी कि जो भाषा होती है, भाषा की भी विविधता अपने भारत देश में पाई जाती है। जैसे कि कहीं हिंदी बोली जाती है, कहीं उर्दू बोली जाती है, कहीं इंग्लिश बोली जाती है। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर जाएंगे तो अलग अलग बातचीत करने का लोगों का तरीका होगा। जैसे जम्मू कश्मीर जाएंगे तो डोगरी बोली जाएगी, उधर डोगरी भी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है। इस तरीके से आप कहीं भी जाएंगे अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लैंग्वेज मिलेगी देखने को। जैसे कि आप पश्चिम बंगाल की तरफ चले जाएं तो वहाँ पे बंगाली देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश चले जाएं, उड़िया मतलब देखने को मिलेगी। कर्नाटक चले जाएं, आपको कन्नड़ देखने को मिलेगी। आप वहाँ बात करेंगे लोगों से तो वहाँ पे लोग कन्नड़ में ही ज़्यादातर बातचीत कर रहे होंगे। महसूस करना, ये भी अलग अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए कहीं का एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में आप महसूस करते हैं कहीं गर्मी है कहीं सर्दी है, तो ये भी एक विविधता का ही रूप है। खेलना, अब इस खेलना को समझ लेते हैं। खेलना का विविधता में क्या रोल प्ले हो सकता है? जैसे खेल है, मान लीजिए कहीं खो खो प्रसिद्ध है, कहीं कबड्डी प्रसिद्ध है, कहीं मान लीजिए क्रिकेट खेला जाता है, कहीं टेबल टेनिस खेला जाता है। इस तरीके से खेल से भी कंपेरिजन विविधता से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं खाओ और बोलो, यानी कि आप बात आ गई ये फूड को लेकर, यानी कि जो फूड होता है, आप लोग देखेंगे कहीं जाते होंगे, कहीं सफ़र करते होंगे बाई ट्रेन या बाई बस रूट, कहीं भी या हवाई रूट, किसी भी रूट से आप मतलब यात्रा करते हैं, तब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अन्य अन्य जगहों पर, यानी कि विश्व में खाना अलग अलग तरीक़ा से मतलब प्रोवाइड होता है। जैसे कि मान लीजिए यूपी में जाएंगे तो यूपी में अलग खाना होगा, आप गुजरात जाएंगे गुजराती खाना मिलेगा, कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक का खाना मिलेगा। इस तरीके से बिहार में जाएंगे तो बिहार के हिसाब से खाना मिलेगा। इसी तरीके से लैंग्वेज का भी सिस्टम होता है कि कहीं जहाँ मतलब यानी कि लैंग्वेज की भी अपने इंडिया देश में विविधता पाई जाती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट पीपल में लुक स्टैंड आउट फॉर अस, यानी कि अलग अलग लोग हमें अजीब लग सकते हैं। क्यों?
ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो पहनावा है वो अलग अलग तरीके से, जैसे कि आप लोग जाएंगे केरल में, केरल में ज़्यादातर यानी कि जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, यानी कि इस्लाम धर्म के लोग जो हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और हम उसके पीछे के कारणों को जानने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? बल्कि अगर आप सिविल एस्पायरेंट्स हैं तो आपको दिलचस्पी दिखानी चाहिए, जानना चाहिए उनके कल्चर के बारे में। उससे आपको विविधता की जानकारी मिलेगी, उससे कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अब हम लोग देखेंगे यानी कि क्या, जनरल प्रिकॉशन यानी प्रिसेप्शन अबाउट रूरल पीपल, यानी ग्रामीण लोगों के बारे में सामान्य धारणा क्या हम लोग रखते हैं उसके बारे में जानेंगे। सभी भारतीयों में से लगभग 50% से अधिक गांव में रहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि आपके अंदर एक ये भी विविधता आ सकती है कि मान लीजिए आप कोई शहर में गया तो यहाँ लोगों के अंदर भेदभाव होता है कि ये मान लीजिए भेदभाव होता है कि ये गांव से आया है, इसको ये नॉलेज नहीं है, वो जानकारी नहीं है, इस तरीके से आपके अंदर विचार आते हैं। और जब कोई गांव का बंदा या गांव का व्यक्ति किसी शहर में मतलब रहता है, निवास करता है जाके, तो जो वहाँ लोकल का यानी कि कैंडिडेट जो व्यक्ति पर्सन होता है तो वो भेदभाव भी करता है। इस तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे कि हमने भेदभाव को भी क्लियर धीरे धीरे कर दिया है। अब हम लोग देखें, ग्रामीण अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हैं, वे अंधविश्वास से भरे हुए हैं, यानी कि वो पूर्वाग्रह के एक तरीके से शिकार हैं। गांव में लोग पिछड़े हैं और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा 2017 के बाद हुआ है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वो चीज़ें कम पसंद आती हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि टेक्नोलॉजी का डेवलप, यदि वहाँ नेटवर्किंग सुविधा अच्छी होगी और जब एजुकेशन पॉलिसीज अच्छी अच्छी जाएंगी, गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसीज ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलप करने का कार्य करेगी, तो वहाँ पे तकनीक में लोग रुचि लेंगे। इस तरीके से भेदभाव लोग करते हैं, यानी कि जो शहर का जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ भी भेदभाव तरीके से लोग देखते हैं कि किस तरीके से कि ये पर्सन, यानी कि मान लीजिए कोई पर्सन गाँव में गया तो उसके साथ भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग अलग नज़रिए से देखते हैं। अब आगे देखते हैं, कटाई और रोपण के चरम मौसम में परिवार खेतों में काम करने में 12 से 14 घंटे बिताते हैं। अब ग्रामीण काम की तलाश, यानी कि जो ग्रामीण के लोग होते हैं वो तलाश में शहरों की ओर पलायन करने में यानी कि मजबूर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उतना काम यानी कि काम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो लोगों की जनसंख्या होती है वो काफ़ी हद तक अधिक होती है। अब हम लोग जानेंगे शहरी लोगों के बारे में सामान्य धारणा, जो यानी कि जो urban पीपल होते हैं उनके बारे में क्या लोगों की धारणा होती है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग होते हैं, वहाँ के पीपल्स होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, यानी कि रूरल एरिया के जो पीपल होते हैं, उनकी जो धारणा शहरी लोगों के प्रति किस तरीके से होती है उसको हम भी जान लेते हैं। जैसे कि जो भेदभाव करते हैं लोग इस तरीके से, यानी कि शहर में जीवन आसान है, यहाँ के लोग बिगड़ैल और आलसी होते हैं। ये किसकी धारणा होती है? ये ग्रामीण क्षेत्र की, यानी कि जो निवासी होते हैं, यानी कि जो पीपल होते हैं, उनकी धारणा शहर के लोगों के प्रति होती है। शहरों में परिवार एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरों में लोग सिर्फ पैसे की परवाह करते हैं, लोगों की नहीं। यानी कि इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी एक भेदभाव हुई है कि जो शहरों में लोग रहते हैं वो सिर्फ पैसे से प्यार करते हैं, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनसे कोई भी जुड़ाव नहीं होता। इससे ये भी एक नुकसान है कि सांस्कृतिक जब जुड़ाव नहीं होगा तो कम्युनिकेशन मतलब डेवलप नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं शहर में रहना महंगा क्यों है और गांव की अपेक्षा शहर में रहना महंगा क्यों है, क्या कारण होंगे उसको भी जान लेते हैं। लोगों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए और ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो जाता है। शहर में रहना महंगा इसलिए होता है कि एक कुछ क्षेत्र में, यानी कि कुछ क्षेत्रफल में बहुत अधिक जनसंख्या का होना शहर में रहना महंगा होता है, इसीलिए यही कारण है। अब जानेंगे, शहर के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। ये भी एक देखिए पूर्वाग्रह एक तरीके से है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो शहरों वाले लोगों पे बिलीव नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। ऐसा उन्हें उनके अंदर फील रहता है कि वहाँ के लोग जो होते हैं वो लुटेरे टाइप के होते हैं। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के अंदर भय और डर रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो मैंने अभी हाल ही में आगे जो ये भी बताया है पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता, अब इस पे हम फिर से चर्चा कर लेते हैं कि इसको पूरा डीपली तरीके से समझ लेते हैं कि जो पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता है वो क्या है। इस पे चर्चा कर लेते हैं।
चलिए देखते हैं। जो पूर्वाग्रह यानी कि पूर्वाग्रह है, जो रूढ़िवादिता है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। रूढ़िवादिता क्या है? रूढ़िवादिता एक ऐसी धारणा है किसी समूह के सभी सदस्यों के बारे में एक ही विचार या कथन रखना। मतलब कोई व्यक्ति है, पर्सनल व्यक्ति है, उसके लाइफ के बारे में इंटरफेयर करना, एक ही चीज़ उसके लिए निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। इस तरीके से किसी समूह के सभी सदस्यों में एक ही बार विचार कथन से ही संबंधित है। अब हम लोग जानेंगे कि हम पूर्वाग्रह के बारे में जानेंगे। पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं कई चीज़ों के बारे में, लोगों की धार्मिक यानी कि धार्मिक आस्था के बारे में, उनकी खाल यानी कि उनकी जो खाल के रंग रूप में यानी कि जो कलर होता है व्यक्ति का, तो उसके बारे में भी धारणा होती है कि पूर्वाग्रह की ये काला गोरा भेदभाव करना। इस तरीके से ये पूर्वाग्रह की यानी कि जो पहले इसके फैमिली से कोई व्यक्ति काला था या उस मेरी फैमिली से गोरा व्यक्ति, इस तरीके से ये पूर्वाग्रह का ही रूप है कि क्षेत्र जहाँ से भी आते हैं, जो भी वे बोलते हैं और कपड़े जो भी पहनते हैं आदि, इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि यानी कि जो स्टेरियोटाइप थिंकिंग अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स यानी कि लड़कों और लड़कियों के बारे में रूढ़िवादिता की जो सोच होती है उसके बारे में जान लेते हैं। लड़कियां अच्छे व्यवहार वाली और कोमल होनी चाहिए, सौम्य होनी चाहिए, भावुक यानी कि खाना पकाने में अच्छी हो, गुड़िया के साथ खेलना पसंदीदा खेल होती हो। इस तरीके से यानी कि जो रूढ़िवादी धारणा होती है वो किसके अंदर होती है? वो होती है जैसे कि मान लीजिए लड़का है या मतलब जेंट्स है, इस तरीके से धारणा होती है। अब लड़कियों की लड़के के प्रति भी धारणा होती है, किस तरीके से रूढ़िवादी सोच होती है। लड़के रोते नहीं हैं, ये मतलब माँ बाप जैसे कि सबसे पहले ये भी इसमें भी भेदभाव करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो रोते नहीं हैं, यानी कि लड़के रोते नहीं हैं। उपद्रवी मतलब यानी कि उपद्रवी होते हैं, खेल में अच्छे होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, शरारती होते हैं, घर से बाहर काम करने के लिए तैयार होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। एनसीएफ करिकुलम फ्रेमवर्क में जो यानी कि जो इसकी एनसीएफ करिकुलम फ्रेमवर्क की जो आई थी उसमें बताया गया था एनसीएफ में कि जो ऐसा मतलब नहीं है, भेदभाव गलत है, रूढ़िवादी धारणा रखना गलत है। बराबर की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। ये विचारधारणा हम लोगों के अंदर होनी चाहिए। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं, किस पे करेंगे हम लोग चर्चा? अब हम लोग चर्चा करेंगे यानी कि चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन पे हम लोग पर चर्चा कर लेते हैं कि जो विशेष नीड्स वाले जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि चिल्ड्रंस होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। लोग सब कहते हैं कि चीज़ों के प्रयास की वजह से ही उनकी अक्षमताएं हैं, लेकिन ये भी एक पूर्वाग्रह यानी कि रूढ़िवादी धारणा है। ऐसा नहीं है, ये किसी के भी साथ ऐसी घटना हो सकती है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप लोगों को अंदर, आप लोग अगर सिविल की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों के अंदर ऐसी भावना नहीं जागृत होनी चाहिए। और एक और लोगों के अंदर रहता है विचार कि मतलब जो रूढ़िवादी धारणा होती है कि वो गरीब है तो गरीब का लड़का गरीब है, गरीब का लड़का गरीब रहेगा, या पैसे वाले का लड़का पैसे वाला रहेगा। इस तरीके से भी असमानता और भेदभाव देखने को भारत की विविधता में मिलता है। अब हम लोग इसको कैसे किस तरीके दूर कर सकते हैं, यानी कि इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इसको हम लोग दूर भी कर सकते हैं यदि अब हम लोग प्रयास करें, समाज में प्रयास किया जाए तो अच्छे से अच्छा काम करके इसको दूर भी किया जा सकता है। अब हम लोग करेंगे मुस्लिम लड़कियों के बारे में। एक आम यानी कि दकिनानूसी सोच होती है, जैसे कि मुस्लिम फैमिली डोंट वांट टू लिटरेटर देयर गर्ल चाइल्ड, यानी कि मुस्लिम जो परिवार अपनी लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते। ये एक जो मुस्लिम लोग होते हैं यानी कि मुस्लिम जो पीपल्स होते हैं उनके अंदर रूढ़िवादी धारणा है कि हम अपनी लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसी सोच मुस्लिम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। जो मुस्लिम समुदाय के यानी कि इस्लाम धर्म के लोग होते हैं उनको अपनी बच्चियों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनको भी समाज में बराबर की हिस्सेदारी और बराबर की भागीदारी मिल सके। दरअसल उनकी कम साक्षरता का संबंध उनकी गरीबी से है। क्या इसमें क्या दिखाया गया है? दरअसल उनकी जो कम साक्षरता है, अगर लड़कियां
मुस्लिमों में यानी कि इस्लाम धर्म में कम पढ़ी लिखी हैं, तो उसको क्या ठहराया गया कि उसमें गरीबी को लेकर दर्शाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि गरीबों की भी लड़कियां अच्छे से पढ़ाई कर सकती हैं। आप लोग रिजल्ट देखते होंगे कि जितना भी अब रिजल्ट आता है किसी में, देखिए कि आपने सुना होगा अक्सर कर न्यूज़पेपर्स में निकलता रहता है कि इस गरीब की बेटी ने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम कोई भी हो गए, सिविल का एग्ज़ाम हो गया या अन्य डॉक्टरी लाइन के एग्ज़ाम हो गए जैसे कि नीट हो गया, या अन्य परीक्षाएं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को लेके कई एग्ज़ाम में देखने को भागीदारी में मिलती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है जब गरीबी के साथ जातिवाद जुड़ जाता है। ये तो बहुत बड़ी समाज में समस्या है। आज के दिन भी ये, जब से अपना देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक ये समस्या चली आ रही है। अभी तक ये समस्या दूर नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, बहुत अच्छे से प्रयास करना पड़ेगा, संविधान के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, हम लोगों को संविधान पढ़ना पड़ेगा। यानी इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि जातिवाद है तो इसको कैसे निजात दिलाई जा सके, ये भी एक भेदभाव है। अगर विविधता चाहिए तो विविधता के लिए जातिवाद नहीं होना चाहिए। विविधता का मतलब जातिवाद यानी कि निगलेक्ट करना चाहिए। इस तरीके से इससे स्थिति और ख़राब हो जाती है। किससे? जातिवाद से। मान लीजिए कहीं एससी के लोग हैं, कहीं एसटी के लोग हों, कहीं ओबीसी के लोग हों, कहीं यानी कि यूआर के लोग हों, तो इस तरीके से लोगों के अंदर रूढ़िवादी सोच है। ये सोच बदलनी चाहिए, इसी से समाज का विकास होगा। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं यानी कि जो कास्टिज्म एंड सिलेक्शन ऑफ वर्क, यानी कि जातिवाद और कार्य का जो चयन प्रक्रिया है वो किस तरीके से चला आ रहा है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। देखिए इस तरीके से बटा हुआ है। ये जो बांटा गया है, सबसे पहले दिखाया गया ये उसके फिगर के माध्यम से दिखाया गया कि जो ब्राह्मण है, फिर उसके बाद क्षत्रिय दिखाए गए हैं, उसके बाद वैश्य दिखाए गए हैं, उसके बाद शूद्र दिखाए गए हैं। इस तरीके से समाज में जातिवाद फैला हुआ है, जबकि ऐसा ये चीज़ गलत है। इस तरीके से चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो अस्पृश्यता अर्थ यानी कि टूटा हुआ वर्ग, इसको हम कैसे निजात पा सकते हैं। यानी कि जो छुआछूत का समस्या, यानी कि छुआछूत की समस्या, जातिवाद की जो समस्या चल रही है उस पर कैसे निजात पाया जाए। यानी कि अस्पृश्यता का अर्थ है टूटा हुआ वर्ग, यानी कि अस्पृश्यता का मतलब हो गया टूटा हुआ वर्ग, यानी कि मीन अ ब्रोकन क्लास। इंग्लिश में इसको बोल देंगे ब्रोकन क्लास। इस तरीके से अब इसको हम समझ लेते हैं, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, दोनों लैंग्वेज में है। यदि आप लोग पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके ले सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करके आप उस पर हाय लिखिए और बोलिए कि एनसीईआरटी क्लास नोट्स। इस तरीके से फिर आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी और ये पेड पीडीएफ नोट्स होंगे दोस्तों। अस्पृश्यता विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच उनकी जाति और उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर भेदभाव करने की प्रथा है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अस्पृश्यता का पहला अनुभव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1901 में हुआ था। इसी प्रकार आगे अभी तक चला आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं भारत के महानतम नेताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति आधारित भेदभाव का अपना पहला अनुभव साझा किया था, जो 1901 में हुआ था, जब वह सिर्फ 9 साल के थे। वह अपने भाइयों और चचेरे भाइयों के साथ कोरेगांव में अपने पिता से मिलने गए थे, जो अब अंदर है। अस्पृश्यता का पहला अनुभव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कब हुआ था? 1901 में। इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है। अब हम आगे देखते हैं। महाराष्ट्र, हमने काफ़ी देर तक इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया और स्टेशन मास्टर पूछताछ करने आया। उसने हमसे पूछा हमारे टिकट के लिए। हमने उन्हें दिखाया कि उन्होंने हमसे पूछा कि हम देर तक क्यों रुके। हमने उन्हें बताया कि हम कोरेगांव जाने वाले हैं और हम पापा या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है? ये बी आर अम्बेडकर जी की बात हो रही है। बी आर अम्बेडकर कोरेगांव जा रहे थे। इसी तरीके से ये देखिए दिखाया गया है इमेज एक ग्रामीण क्षेत्र का, यानी कि ये ग्रामीण क्षेत्र का इमेज दिखाया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन वह भी नहीं आए थे और हम नहीं आए। जानिए कैसे पहुँचे कोरेगांव। हम अच्छे कपड़े पहनने वाले बच्चे थे, से हमारा पहनावा या बातचीत कोई भी नहीं कर सकता था। यह समझो कि हम उसके बच्चे थे। अछूत, दरअसल स्टेशन मास्टर को पूरा यकीन था कि हम थे ब्राह्मण। यानी कि स्टेशन मास्टर अपने आप को सबसे ऊपर समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? जो ब्राह्मण, जो मैंने अभी आपको बताया था ट्राइंगल के माध्यम से, उसमें दिखाया, अभी कलर वाइज दिखाया गया था कि किस तरीके से कौन सा वर्ड बटा हुआ था। बालक और अत्यंत थी, यानी कि
उस दुर्दशा को छू गया जिसमें उसने पाया हम जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। एक पल भी सोचे बिना मैंने यह कह दिया कि हम महार हैं, और महार उन समुदायों में से एक है जिन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अछूत माना जाता था। वह स्तब्ध थे, उसके चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। किसके? स्टेशन मास्टर के। हम देख सकते थे कि वह एक अजीब सी वितृष्णा की भावना से अभिभूत था। मेरा उत्तर सुनते ही वह अपने कमरे में चला गया और हम जहाँ भी थे वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज लगभग डूबने वाला ही था। इसी प्रकार सूरज लगभग डूबने वाला था। हमारे पिता आए नहीं थे और ना ही उन्होंने अपना नौकर भेजा था, और अब थानेदार भी हमें छोड़कर चला गया था। हम काफ़ी हतप्रभ थे और यात्रा की शुरुआत में जो खुशी हमने महसूस की थी उसने अत्यधिक दुख की भावना को जन्म दे दिया। इसी प्रकार से जो B.R. अम्बेडकर जी थे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए। आधे घंटे बाद थानेदार लौटे और हमसे पूछा कि हमने क्या यानी कि कहने का प्रस्ताव रखा था। हमने कहा है कि अगर हमें किराए पर बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव पहुंच जाएंगे, और अगर यह बहुत दूर नहीं है तो हम सीधे चलना चाहेंगे। वहाँ बहुत सी बैलगाड़ियाँ किराए पर चलती थीं, लेकिन स्टेशन मास्टर को मेरा जवाब कि हम महार हैं, यानी कि हम पिछड़े यानी कि कुचले हुए व्यक्ति हैं, इस तरीके से स्टेशन मास्टर ने समझा। गाड़ी वालों के बीच घूम गया था और उनमें से एक भी महार नहीं था। इस प्रकार से स्टेशन मास्टर के अंदर रूढ़िवादी धारणा यानी कि पूर्वाग्रह का विचार उत्पन्न रहा। गाड़ी चलाने वाले और उनमें से कोई भी अछूत वर्ग यानी कि कुचले हुए, इसको एनसीईआरटी में दिखाया गया था, कुचले हुए लोग यानी कि अछूत वर्ग यानी कि जो पिछड़े वर्ग यानी कि जो पिछड़े यानी कि निचले स्तर के लोग थे, उनको अछूत वर्ग के यात्रियों को ले जाने के लिए प्रदूषित होने और खुद को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं था। हम दोगुना किराए देने को तैयार थे, लेकिन पता चला कि पैसे से काम नहीं चल रहा। स्टेशन मास्टर जो हमारी ओर से बातचीत कर रहा था चुप खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ये मतलब किसके अंदर विचार था? ये था स्कूल में जो यहाँ का टीचर था उसके अंदर, कि इसको अंदर कैसे लें, यानी कि निचली जाति के वर्ग से बाहर बैठेंगे। टीचर ने आदेश दे दिया था कि जो B.R. अम्बेडकर जी हैं वो कॉलेज के अंदर नहीं बैठेंगे, वो कॉलेज से बाहर बैठेंगे। इस तरीके से रूढ़िवादी धारणा और पूर्वाग्रह के शिकार थे वहाँ के टीचर। यानी कि अब हम लोग जानेंगे कुछ फैक्ट जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, यानी कि माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म था वह हुआ था 1891 में, और मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1956 में। को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और वे दलितों के सबसे प्रसिद्ध नेता भी हैं। अब हम लोग जानेंगे स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, यानी कि समानता के लिए प्रयासरत, यानी कि जो इन्होंने समानता के लिए प्रयास किए थे वो क्या थे, किस तरीके से थे। अब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दलितों एवं महिलाओं आदिवासियों और किसानों ने अपने जीवन में अनुभव की कई असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये देखिए, महिलाओं ने लड़ाई लड़ी थी, इस तरीके से कई आंदोलन भी चले थे जिससे कि असमानताओं से निजात पाया जा सके, अस्पृश्यता से निजात पाया जा सके। अब हम लोग जानेंगे कि जो अस्पृश्यता का जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद के किसके अंतर्गत आता है, छुआछूत का जो यानी कि किसके अंदर आता है, वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वो आता है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, अस्पृश्यता छुआछूत का जो प्रस्थान आता है। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी कि जो अनुच्छेद 17 है, एक ऐसा कानून है जो किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करता है। अनुच्छेद 17 के प्रावधान के अनुसार यानी कि जो अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी असमर्थता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। ये कब से? यानी कि 26 नवंबर 2014 से। अब हम जानेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद हुआ इक्वलिटी टू ऑल, यानी कि समानता का अधिकार। अब हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं। समानता का अधिकार क्या है? समान अवसर का अर्थ है कि सभी लोगों के साथ समान या समान व्यवहार किया जाएगा और पूर्वाग्रहों या पक्षपात से उन्हें नुकसान नहीं होगा।
इसका मतलब यह है कि नौकरी, चाहे वो नौकरी हो या पदोन्नति के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति वह व्यक्ति है जो योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी रखता हो, अनुभव हो यानी कि एक्सपीरियंस हो, और ज्ञान हो यानी कि नॉलेज हो। इसी के आधार पर वह पद अर्जित करता है। कार्यस्थल विविधता हर किसी के मतभेदों को महत्व देती है। अब हम लोग जानेंगे जो रिजर्वेशन ऑफ एसटी फॉर एससी एसटी, यानी कि जो रिजर्व यानी कि जो एससी एसटी एक्ट है, रिजर्वेशन है, उस पे हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या है, कैसे किस प्रकार से ये आरक्षण जो मिला था एससी वर्गों यानी कि निचले लोगों को, जो निचले कुचले लोग माने गए, उनको किस प्रकार से रिजर्वेशन मिला है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान राज्य को नियुक्ति और पदोन्नति के मामलों में एससी एवं एसटी उम्मीदवारों के पक्ष में सीटों का आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देता है, यदि राज्य की राय में उन्हें राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रियम्बल आप यानी कि क्या जानेंगे हम लोग, प्रियम्बल आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो भारतीय प्रस्तावना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसमें 3 प्रकार के न्याय दिखाए गए हैं। वो कौन कौन से हैं जान लेते हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक में समाज में बराबर यानी कि प्रॉपर बराबर न्याय मिलेगा, और आर्थिक यानी कि जो धन बंटवारा यानी कि जायदाद बंटवारा होगा वो भी समान मिलेगा, और राजनीतिक भागीदारी भी समान होगी। अब देख लेते हैं क्या ऐसा है पॉसिबल वर्तमान की सरकार में, या वर्तमान में ऐसा हो रहा है, इस पर भी देख लेते हैं हम लोग। लाइबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, ये भी यानी कि हम लोगों को प्राप्त है किसके अनुसार? संविधान के प्रस्तावना यानी कि संविधान के अनुसार। अब जान लेते हैं इक्वलिटी ऑफ स्टेट यानी कि स्टेटस ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी, स्थिति और अवसर की समानता भी है। अब इसमें देख लेते हैं आगे, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता भी प्रस्तावना में दी गई है। इस तरीके से दिखाया गया। अब आगे स्ट्रगल इज कंटिन्यू, इसी तरीके से जो संघर्ष था आगे चलता रहा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और बताएं कि वीडियो बहुत अच्छी है। और यदि आप मेरे नए चैनल पे विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट या वीडियो आएगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है सो उस सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यदि आप लोगों को पेड पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स यानी कि जो पेड पीडीएफ नोट्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं और इसको अच्छे से गहन अध्ययन कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है, आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मैं धीरे धीरे चेंजेस कर रहा हूँ, ये पूरा आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। इसके वीडियो सारे जितने भी एनसीईआरटी हैं 6 to 12 पूरे प्रोवाइड। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।